डोडू, इंग्लिश स्टोरी इन हिंदी, R.K. नारायण। डोडू 8 साल का था और उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। लेकिन छोटा होने के कारण कोई उसकी पैसे की जरूरत पर ध्यान नहीं देता था। उसे बहुत सी चीजों के लिए पैसे चाहिए थे। दिवाली आ रही थी और छुड़ाने के लिए बहुत से चीनी पटाखे लाने थे। एक बढ़िया सा कलमदान लाना था, जिसके लिए स्कूल में मास्टर साहब छड़ी उठाकर बार बार कहते रहते थे। डोडू को अपने बड़ों पर विश्वास नहीं था। वे उसकी मांगों पर ध्यान ही नहीं देते थे। उनकी अपनी जेबें पैसों से खनकती रहती थी, फिर भी वे देने के मामले में बेहद कंजूस थे। उनका बस चलता तो एक भी पैसा जेब से न निकालते। डोडू का दफ्तर वह लकड़ी का बड़ा सा बक्सा था जो हमेशा खुला पड़ा रहता था। किसी भी वक्त जब उसका मन करता, वह दफ्तर में काम करने लगता। जब उसे कोई गंभीर बात सोचनी होती तो वह बक्से के भीतर घुसकर बैठ जाता। उसमें रखी चीजें इतनी कमजोर नहीं होती थी कि इस बच्चे की वजह से टूट फूट जाती। घर की सब बेकार हुई चीजें इस बक्से में डाल दी जाती थी। हर शाम डोडू घर का चक्कर लगाता और इस तरह की चीजें इकट्ठी करता। उसके पिता के कमरे में जो कूड़ादान था, उसमें इस तरह की चीजें बहुत मिलती थी। आकर्षक किताबों के कवर, जिल चढ़ाने वाला भूरे रंग का कागज, बड़े लिफाफे, चमकते हुए सूचीपत्र, भूरे रंग के धागों के टुकड़े। अपने बड़े भाई की खिड़की के नीचे गोल्ड फ्लेक सिगरेट के डिब्बे, चमकते हुए उनके भीतर रखे कागज, रेजर ब्लेड, कार्डबोर्ड के डिब्बे मिलते थे। जब उसकी बहन घर पर न होती, वह उसका बक्सा खोलता और रंग बिरंगे धागे निकाल लेता। इस तरह बक्से का सामान दिनोंदिन बढ़ता चला जाता था। सप्ताह के अंत में बक्सा ऊपर तक भर जाता और चीजें ऊपर तैरने लगतीं। हालांकि यह घर का सबसे बड़ा बक्सा था। जब यह ठसाठस हो जाता और चीजें बाहर निकलकर दीवार तक फैल जाती और पास में ही रखे कोट के स्टैंड तक उनकी लाइन लग जाती, तब पिता की उस तरफ नजर जाती। डोडू कुछ समय बाद आने वाले पिता के इस ध्यान देने से डरता रहता था, क्योंकि तब वे इसकी सारी चीजें बगल की गली में बने कूड़ा घर में उलटवा देते। फिर पिता की नजर इस काम से हटते ही डोडू गली में जाता और अपनी पसंद की बहुत सी चीजें निकालकर ले आता था। घंटे भर तक इसलिए उसका दिल टूटता रहता। लेकिन पिता की डाक हर रोज आती थी और बहन भी रंगीन धागे खरीदती ही रहती थी, और उसका भाई तो हमेशा सिगरेट पीता रहता था। डोडू बक्से में बैठा सोच रहा था कि पैसे का इंतजाम कैसे किया जाए। उसे ख्याल आया कि एक दफा पहले उसने जो धंधा किया था पैसे इकट्ठा करने के लिए, क्या उसे दोबारा शुरू किया जाए। मद्रास वाले उसके चाचा ने उसे 1 रुपया दिया था। उसे लेकर डोडू फौरन पोस्ट ऑफिस चला गया था और वहां से उसने 12 भूरे स्टाम्प, 4 हरे स्टाम्प और 4 पोस्ट कार्ड खरीदे थे। फिर उसने एक तुड़ेमुड़े मोटे कागज पर अंत में लिखा, स्टाम्प की दुकान, और उसे अपने कमरे की खिड़की पर लटका दिया था, जो सड़क की तरफ खुलती थी। उसके खास खरीददार घर के ही बड़े बूढ़े थे, पिता को छोड़कर, और उन्होंने सब चीजें इतनी तेजी से खरीद ली कि उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। इन पर वह 3 पैसे प्रति स्टाम्प मुनाफा लेता था। अंत में एक कार्ड रह गया, जिसे खरीदने एक पड़ोसी आ गया, पर उसे जब डोडू ने कीमत बताई, तब वह आपे से बाहर हो गया। वह पागल की तरह चिल्लाने लगा और बोला कि वह पुलिस में रिपोर्ट करेगा। डोडू यह सुनकर डर गया, लेकिन फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि वह पूछने लगा कि बिना किसी फायदे के कोई क्यों कहीं से खरीदकर कोई चीज बेचेगा। लेकिन अंत में उसने इस खतरनाक पड़ोसी से पीछा छुड़ाने के लिए कार्ड उसे बेच ही दिया। नतीजा यह हुआ कि लाभ से मिली रकम को बार बार इसी तरह बिक्री करने का उसका सपना चकनाचूर हो गया। उसे लाभ नहीं हुआ और वह लगाई गई पूंजी भी गंवा बैठा।
उसे कोई ऐसा छेद भी नहीं दिखाई देता था जिससे उसका पैसा बहकर बाहर निकल गया हो। वह अपने आप ही खत्म हो गया था। बड़ों ने उधार पर खरीदारी की कि बाद में चुका देंगे। कई के पास रेजगारी की भी कमी थी। फिर डोडू इस व्यापार के बारे में भूल भाल गया था कि एक शाम एक आदमी घर आया और 10 अधन्ने के स्टाम्प और 16 पोस्ट कार्ड मांगने लगा। पिता ने उसे वापस कर दिया, पर उसने कहा कि खिड़की पर लिखा है, इसलिए वह ये लेकर ही रहेगा। पिता ने बोर्ड उतारकर फाड़ डाला और डोडू को फटकारा। डोडू बाड़ उतारना भूल गया था। हालांकि उसने तय कर लिया था कि यह काम बंद कर देगा। इस समय बक्से के भीतर बैठा वह मन ही मन अपने अनुभवों से प्राप्त शिक्षाओं का आकलन कर रहा था। पहली शिक्षा यह थी कि अपने बड़ों से वह किसी प्रकार की सहायता या सहानुभूति की आशा नहीं कर सकता। दूसरी शिक्षा यह, अगर चाचा उसे फिर 1 रुपया दे तो वह उसे पहले की तरह व्यापार में नहीं लगाएगा। ये बेवकूफ़ी की योजनाएं हैं। टिकट वगैरह खरीदना और बेचना एक बेकार सा काम था। खरीदने का हिस्सा तो शायद सही था, लेकिन बेचने का पहलू इस परिभाषा में ही नहीं आता था। एक तरह से यह बिना कुछ कमाए उन्हें फेंक देना था। खिड़की के बाहर नजर डाली तो उसने नारियल के पेड़ पर एक आदमी को चढ़े देखा जो उनके कीड़े साफ कर रहा था। डोडू बक्से से कूदकर बाहर निकला और उसके पास जा पहुंचा। हाय, उसने ऊपर देखकर आवाज लगाई। तुम रोज इससे कितना कमाते हो? करीब 2 रुपए, उसने पेड़ के ऊपर से जवाब दिया। 2 रुपए? यह तो काफी ज्यादा कमाई है। तुम्हें नहीं लगता कि और कामों से यह ज्यादा है? डोडू ने पूछा। आदमी हंसा और जवाब में अपने बीवी बच्चों के बारे में कुछ कहा। डोडू को इस आमदनी पर आश्चर्य हो रहा था। इतने पैसे से तो वह पता नहीं क्या क्या खरीद सकता है। ढेर सारे चीनी पटाखे, आसमान तक ऊंचा ढेर, और मिठाइयों और पेंसिलों से भरे बक्से। क्या मैं भी यह कर सकता हूँ? उसने पूछा। हाँ, हाँ, क्यों नहीं, जवाब मिला। लेकिन नारियल का पेड़ तो बहुत बड़ा होता है। वहां तक पहुंचने पर ही 2 रुपए मिलेंगे। वहां तक पहुंचा कैसे जाएगा? अच्छा, सुनो, डोडू चिल्लाकर बोला। ये कीड़े इससे ज्यादा पास नहीं मिल सकते? नहीं, नारियल वाले आदमी ने कहा, ये पेड़ के ऊपर ही छिपते हैं और नारियल के भीतर घुस जाते हैं। मैं उन्हें निकालकर नीचे डाल देता हूँ और मुझे हर पेड़ के 3 आने मिलते हैं। उसने कुछ मुलायम पत्ते उखाड़े और उन्हें नीचे फेंक दिया। डोडू ने एक पत्ता उठाया। यह बहुत आकर्षक था, लंबा, मुलायम, पीला। उसने अपने अंगूठे से उसे खुरचा। उसका निशान पड़ गया। वह फिर लाल हो गया। उसने एक और पत्ता उठाया और उस पर अपना नाम कुरेद दिया। वह भी बहुत सुंदर था। उसे एक विचार सूझा। उसे एक घटना याद आई जो उसके भाई ने माँ को सुनाई थी। उसके एक भाई के दोस्त ने एक पत्ते को लाइब्रेरी में बेचा था जिस पर कुछ लिखा था, यानी इससे पैसा कमाया जा सकता है। दूसरे दिन सवेरे उसने सामान्य ढंग से बात छेड़ी और भाई से यह कहानी फिर सुनी। भाई ने बताया कि स्थापत्य विभाग के डायरेक्टर डॉ. आयंगर ने मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के लिए एक पत्ता खरीदा था जिस पर एक ऐतिहासिक विवरण लिया था। डोडू ने बड़े ध्यान से लाइब्रेरी और डायरेक्टर का नाम सुना। उसी शाम वह लाइब्रेरी के लिए चल पड़ा। मन में वह सपने देख रहा था कि इस दिवाली पर वह ढेर सारे पटाखे चलाएगा। बड़े से गुंबद वाली लाइब्रेरी की इमारत को देखकर वह डर गया। उसे लगा कि उसे इसमें जाने भी दिया जाएगा या नहीं। एक दरवाजे के बाहर चपरासी बैठा था जो घुटने ऊपर किए ऊँघ रहा था। उसने बड़ी इज्जत से उससे कहा,
मैं इस इमारत के दफ्तर में उसके सबसे बड़े अफसर से एक जरूरी काम से मिलना चाहता हूँ। चपरासी ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बैठा उसी तरह सोता रहा। डोडो इमारत में घुसा और इसके बड़े बड़े कमरों और गैलरियों को देखकर खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। चारों तरफ पत्थर की मूर्तियां रखी थी, जिनके साथ लगे पत्थरों पर काफी कुछ लिखा हुआ था। बहुत से पंडित रंगीन शाल पहने लंबे लंबे ताड़पत्रों को पढ़कर कुछ काम करने में लगे थे। सब कुछ इतना विशाल और शानदार था कि डोडो ने वहां से भाग जाने का विचार करना शुरू कर दिया। हॉल बहुत बड़ा था, जहां की निस्तब्ध शांति में उसे अपने दिल की धड़कनें सुनाई पड़ने लगी। लेकिन अपनी सारी हिम्मत बटोरकर वह एक बहुत बड़ी मेज के सामने खड़ा हो गया, जिस पर पगड़ी बांधे और चश्मा लगाए एक पहलवान सा आदमी बैठा था। सर, डोडो ने बहुत ही धीमी आवाज में उसके सामने खड़े होकर कहा। पहलवान ने सुना तक नहीं। सर, डोडो ने फिर कहा। इस बार उसकी आवाज जैसे चिल्लाकर बोलने की थी। पहलवान इस बार चौंक पड़ा और सिर उठाकर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या आप डॉक्टर हैं? आवाज ने प्रश्न किया। आदमी आवाज के खरखरेपन के कारण आश्चर्य में पड़ गया था। उसने आंखें इधर-उधर दौड़ाई तो उसे मेज की सतह के पास काले बालों का एक टुकड़ा दिखाई दिया। कुर्सी पीछे सरकाकर वह उठा। उसने देखा कि मेज के उस पार गंदी सी निकर और कोट पहने एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। उसे अच्छे व्यक्तित्व वाले विद्वानों और छात्रों से ही मिलने की आदत थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैं एक डॉक्टर से मिलने आया हूँ, डोडो ने जवाब दिया। आप डॉक्टर हैं? हाँ, तुम कौन हो? डोडो एक कुर्सी पर चढ़कर खड़ा हो गया। अगर आप डॉक्टर हैं, तो मेरे पास आपके लिए बड़ी अच्छी चीज है। मैंने सुना है कि आप ताड़ के पत्तों के लिए, जिन पर कुछ लिखा होता है, काफी पैसे देते हैं। ऐसी चीजों के लिए आप 100 रुपए भी देते हैं। यह कहकर उसने जेब से कुछ तुड़े-मुड़े पत्ते निकाले और उसे दिए। डॉक्टर के लिए यह मनोरंजक परिवर्तन की तरह था। उसने मुस्कुराकर उन पत्तों को देखा। एक पर जग, नाक और घोड़ा बना था और लड़के का कन्नड़ में डोडू नाम लिखा हुआ था। दूसरे पत्ते पर ये वाक्य लिखे थे, गाय एक पालतू जानवर है। यह राम की किताब है। तीसरे पर अंग्रेजी में कॉट, ऑक्स, फिग, फियर, बेबी और ABCFG लिखे थे। डॉक्टर को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने पत्थरों और तांबे की प्लेटों पर राजाओं द्वारा लिखाए गए कठिन लेख पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उसकी तुलना में डोडो द्वारा लिखी भाषा टेढ़ी-मेढ़ी और छोटी-बड़ी होते हुए भी बहुत आसान थी। पढ़ने के बाद वह सीधा होकर बैठ गया और जोर-जोर से हंसने लगा। डोडो को यह बुरा लगा। उसने अपने से कहा कि डॉक्टर को इस पर हंसने की जरूरत नहीं है। अगर उसे पत्ते नहीं चाहिए तो वह उन्हें वापस कर दे। डोडो उन्हें ले लेता और किसी और डॉक्टर से बात करता, लेकिन उसने मुंह से कुछ नहीं कहा। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें किसने बताया कि मैं ऐसी चीजों के लिए पैसे देता हूँ? डोडो ने वह सब बता दिया जो उसे भाई से पता चला था। डॉक्टर का चेहरा मनोरंजन से खिल रहा था। तुम बड़े अच्छे लड़के हो, वह बोला। तुम वही चीज लाए हो जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं इसे खरीद लूंगा। उसने पत्ते रख लिए और जो भी सिक्के उसकी जेब में थे, निकालकर डोडो को दे दिए। यह 4 आने थे। सिक्कों में 4 आने काफी ज्यादा लगते थे। डोडो ने खुशी से वे रख लिए। तुम किसके बेटे हो? डॉक्टर ने पूछा। डोडो इसका जवाब नहीं देना चाहता था। यह सौदा गुप्त था। मुझे पता नहीं, उसने अबोध भाव से कहा। मेरे पिता किसी दफ्तर में काम करने जाते हैं।
तुम्हारा नाम क्या है? डॉक्टर ने फिर पूछा। रामास्वामी, डोडू ने कुछ रुककर जवाब दिया। यह नाम गलत था। घर पर उसका नाम डोडू और स्कूल में लक्ष्मण था। अच्छा, रामास्वामी, डॉक्टर कहने लगा, तुम घर ठीक से जा सकते हो? तुम फुटपाथ पर चलना। सड़क पर बहुत सी गाड़ियां चलती हैं, उस पर चलना खतरनाक है। डोडू एक बुढ़िया के सामने जाकर खड़ा हो गया जो मूंगफलियां बेच रही थी। 3 पैसे में उसने उसकी जेब भर दी। मूंगफली खाते हुए उसने सामने के मैदान में घास चरती गायों को देखा। सूरज चमक रहा था और वह बहुत खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा था।